हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम आगे हैं आप लोगों को क्लास देने के लिए। तो आप जानते हैं मित्रों कि कल से ही लाइव क्लासेज स्टार्ट हुई है, तो आज से हम फिर से हम लेकर के आ गए वीडियो। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बतलाया था हिस्ट्री से क्वेश्चन था, तो आज जो रहेगा वह सिविक्स से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जो भी सिविक्स का क्वेश्चन है उसका आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो बतलाइएगा फर्स्ट चैप्टर का, जो भी फर्स्ट चैप्टर हो चाहे सेकंड चैप्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल क्वेश्चन करने पर ध्यान देना है। ठीक है ना, आप केवल क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, चाहे जहाँ क्वेश्चन हो, अगर आपको क्वेश्चन बन रहा है तो आप समझिए कि से आप जो है से तैयारी आपकी अच्छी है। ठीक है, तो आप एक से एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे, धीरे धीरे अभी हौला रहेगा, फिर थोड़ा सा भारी रहेगा। एक से एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, जो हाईलाइटेड अभी क्वेश्चन है मैं उसी क्वेश्चन को लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, आपको एक से एक क्वेश्चन करवाएंगे, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं। आप फिलहाल आप वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को आप देखेंगे। ठीक है ना, चाहे कहीं भी देखें लेकिन ज़रूर देखें, वीडियो को आप ज़रूर देखें। आप सुबह सुबह उठ कर देखेंगे तो आपको बहुत सारा काम हो जाएगा। आप वीडियो ही पढ़ लीजिएगा, उसके बाद और चीज़ें भी याद करके आप कोचिंग में चल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप हम प्रैक्टिस करवाने के लिए प्रतिदिन जुट गए हैं, तो आपको हम प्रैक्टिस करवा कर ही रहेंगे और इतना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करवाऊंगा। अब जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो पढ़ाया हुआ से बाहर रहेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें फिलहाल। और जो विद्यार्थी अभी नहीं जुटे हैं, अभी बहुत कम विद्यार्थी जुटे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, आप शेयर कीजिए। ठीक है ना, शेयर कीजिए और सब विद्यार्थियों को बुला करके लाइए। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम क्या है। तो क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम क्या है मित्रों, आप जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट करें कौन सा सही जवाब है। ठीक है, आप सही जवाब दीजिए मित्रों। क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम क्या है, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट करें। ठीक है, अपने क्षेत्र से लगाव होगा या राष्ट्रहित होगा या राष्ट्रीय एकता होगा या अलगाववाद होगा। तो जल्द से आप आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। आप जानते होंगे कौन सा सही उत्तर है, तो आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप आंसर देते रहें, करेक्ट आंसर देते रहें। ठीक है ना, तो क्षेत्रवाद की भावना के पूर्ण परिणाम जो है मित्रों अलगाववाद है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, और आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अलगाववाद। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना रहेगा मित्रों तो एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से अगर लड़ाई होगा तो आप कहिएगा ना कि अलगाववाद, मतलब वाद में विचारधारा होता है, वाद में क्या होता है विचारधारा, अलगाव मतलब अलग होना, अलग होने की विचारधारा उत्पन्न हो जाएगी, है कि नहीं भाई जी। अलग रहना कोशिश करेगा कि भाई हमारा क्षेत्र अलग कर दो, हम अलगे रहना चाहेंगे। ठीक है, अपने क्षेत्र से कभी लगाव नहीं होगा, क्षेत्रवाद की भावना की रहेगा। तो कुपरिणाम बोल रहा है, खराब परिणाम बोल रहा था, खराब परिणाम तो अलगाववाद है। अपने क्षेत्र से लगाव तो अच्छा परिणाम है, राष्ट्रहित अच्छा परिणाम है, राष्ट्रीयता भी अच्छा परिणाम है, लेकिन अलगाववाद जो है सो खराब परिणाम होता है। तो फर्स्ट का जो था सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन का बतलाइए। पहला क्वेश्चन 2017 में पूछा है और 2020 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा है, तो आप बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं मित्रों कि 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा है, 2013 के भी पूछा है, 2016 में पूछा है, 2019 में पूछा है। तो क्वेश्चन भी बहुत हाईलाइटेड है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा कौन सा सही जवाब है। देखिए ध्यान, जल्द से आंसर कमेंट करें, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इसी 5 सेकंड में आपको जो है से बनवा पाएंगे। फिलहाल दूसरा का ऑप्शन जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी तरह से आप सोच समझ के आंसर देते जाइए। दूसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, दूसरा कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है मित्रों, तो पंचायती राज व्यवस्था में। आप जानते हैं कि पंचायती राज की शुरुआत जो हुआ था यह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, जो कि ये समिति का नाम था बलवंत राव मेहता की समिति पर त्रिस्तरीय जो सिस्टम है उसको लागू किया गया था। त्रिस्तरीय ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर होती है पंचायत समिति और जिला स्तर पर होती है जिला परिषद। तो से 13 स्तर की व्यवस्था किया गया है। ठीक है ना, इसी तरह से चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग सही जवाब दीजिए कौन सा सही उत्तर होगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पर, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है मित्रों, तो बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। ए ऑप्शन में है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पर,
धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई। जल्द से आंसर कमेंट करें। सांप्रदायिकता के मतलब ही होता है मित्रों धर्म, ठीक है ना। संप्रदाय मतलब धर्म होता है, तो यह धर्म पर आधारित होगा। तीसरा के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मित्रों, ठीक है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, धर्म पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए। आप चौथा का सही उत्तर दीजिए। 61 है, 63 है, 65 है, 67 है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी बताइए। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए ये, हालांकि 61 सदस्य थी, ठीक है ना। आप डाटा चेक भी कर सकते हैं। चौथा के ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो सकती है। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61। आप जानते हैं मित्रों कि जो संसद होती है उस संसद का 3 अंग होता है, ठीक है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, ठीक है ना। 3 अंग होती है, लेकिन अगर सदन की बात करो तो संसद का 2 सदन होता है, ठीक है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा जो है से इसका चुनाव जो है से प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थी। मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ, एम जॉन कार्लेस या फिर जेड गुडी। तो कौन थे भाइयों? आप फिर लोग बता सकते हैं, बताइए कौन सा सही जवाब है। कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थी? तो जल्द से आंसर कमेंट करें। तो बिल्कुल आप ऐसे प्रश्न का उत्तर तो आप बिल्कुल आसानी से दे पाते हैं मेरे लाल। तो बताइए 5वां का सही उत्तर क्या है। 5वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चूँकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर है इसमें क्या है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं से बिल्कुल रंग भेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी रंग भेद के विरोधी थे। टॉमी स्मिथ भी थे और जॉन कार्लेस भी थे। नेल्सन मंडेला रहेगा तो भी थे। ये सब रंग भेद के विरोधी थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन, अगर मैं नेल्सन मंडेला की बात आ गया है तो मैं एक बात बोलूँ तब तक आप 6ठा नंबर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। एक उनका कहा हुआ एक स्टेटमेंट बोलता हूँ नेल्सन मंडेला का, तब तक आप प्रश्न कीजिए। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वी कैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब शिक्षा का एक ऐसी शक्तिशाली यंत्र है जिसके द्वारा हम विश्व को बदल सकते हैं। इसलिए मित्रों शिक्षा ग्रहण करना सबसे ज़्यादा जरूरी होती है और शिक्षा ग्रहण हमें करना चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देना चाहिए मित्रों। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आप शिक्षा के द्वारा ही आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का फिलहाल उत्तर दीजिए, कौन सा सही उत्तर होगा। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। सांप्रदायिकता राजनीति किस पर आधारित होती है बताइए। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी के साथ रहते हैं। भाई सांप्रदायिकता जहाँ राजनीति रहेगा वो बढ़िया से रहेंगे। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाती है, सांप्रदायिकता तो खैर नहीं हुई, नहीं बात बनाते हैं लेकिन थोड़े ऐसा सांप्रदायिकता। एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो बात सही है। यहाँ पे जो बात है ये कही जा रही है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो सांप्रदायिकता का मतलब ही होता है मित्रों अपने धर्म का दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना। तो कहने का मतलब हुआ कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं। इसलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाए। 7वां क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इस ए ऑप्शन में है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिका है, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। आप जल्द से आंसर कमेंट करें मित्रों। अब जितना जल्दी आप आंसर कमेंट करेंगे, जितना जल्दी आंसर आप कमेंट करेंगे, है ना, उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट करो। बहुत ही अच्छा लगता है आप आंसर देते हैं, सही जवाब देते हैं और आपको ही बहुत खुशी होगी
कि हम बहुत सही अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं और मेरा जवाब सही आ रहा है। तो जब जवाब सही आता है ना, आंसर सही आता है ना, तो बहुत खुशी होता है। और क्वेश्चन के अगर आंसर गलत हो जाता है, थोड़ा सा अंदर से कुछ डिमोटिवेट हो जाता है आदमी, है ना। तो 7वां का आप लोग सही जवाब दीजिए। आपको पता होगा जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं मित्रों, तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई ये समान भूमिकाएं, हाँ ये हो सकती है, क्योंकि समाज द्वारा जो समान भूमिकाएं दी गई यही लैंगिक विभेद है। यहाँ पे जो भेदभाव किया जा रहा है यही ना किया जा रहा है, जो समान भूमिकाएं दी जा रही है। आज जो महिलाओं को आरक्षण एक से एक मिल रही है ना, तो महिलाओं के जो पुरुषों और महिलाओं के बीच जो भेदभाव है उसको थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए आरक्षण देता है कि नहीं। देखिए पुरुष स्त्री सब बराबर है, इसलिए आज देख रहे हैं ना महिलाएं भी नौकरी में जा रही हैं, ठीक है। तो पहले समाज ने स्त्रियों को बहुत ही नीचे दर्जे का रखा था, इसीलिए भेदभाव हम बोल सकते हैं कि एक लैंगिक विभाजन का क्या है, भेदभाव है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन आप लोग बताएंगे मित्रों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है और 8वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है, आप लोग आंसर दें। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्या यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। क्या लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। क्या महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव है। बताइए भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही। तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है मित्रों, मैं बता दूं कि इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और आप लोग खुशी के मारे झूम उठे होंगे क्योंकि आपका सही जवाब हुआ होगा। देखिए भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन है भाई जी। तो क्या संविधान कहता है कि धर्म के आधार भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव ना कीजिए, इस चीज़ों का आप मनाही करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है ना भाई। हमारा देश तो वैसे भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे बहुत सारा धर्म है, बहुत सारे अलग अलग तरह के धर्म मानते हैं। हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वैष्णवी धर्म, एक से एक धर्म है कि नहीं। तो यह राज्य सरकार नहीं कहती है कि एक राजकीय धर्म है। जैसे पाकिस्तान है इस्लाम धर्म मानते हैं, श्रीलंका है बौद्ध धर्म मानते। तो हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है मित्रों ना कि हमारा एक राजकीय धर्म, ठीक है। अमेरिका में ईसाई धर्म होती है। तो 8वां का जो है से ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है। तो 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है। तो 50% या 25% या 33% में से कोई नहीं। बताइए बताइए, जल्द से जल्द बताइए। आंसर कमेंट करें आप। आंसर जितना अच्छा से कमेंट करेंगे उतना ही अच्छा जवाब मिलेगा, और अच्छा जवाब मिलेगा तो आपको भी खुशी होगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो 10 सेकंड का टाइम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा मैं बता दूं कि 50% होगा, ठीक है। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% दिया गया। आप जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सबसे पहले जो दिया गया था 33% था। तो 33% प्रत्येक राज्य में था, लेकिन बिहार ने 2006 ईस्वी में नीतीश कुमार की जब सरकार आई थी तो महिलाओं को आरक्षण जो है 33% से 50% कर दिया था। उसके बाद इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी 2009 ईस्वी में 33% आरक्षण 50% कर दिया गया पूरे देश में, ठीक है। केंद्र सरकार ने भी कर दिया 50% 2009। तो सब डेट आप याद रखिएगा जो बात बोल रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है क्या 7 मार्च को, क्या 8 मार्च को, या 9 मार्च को, या 10 मार्च को। तो आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाई जाती है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो मनाई जाती है, आप लोग जल्द से आंसर कमेंट करें, क्योंकि सब लोग आंसर कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। आंसर आप कमेंट कीजिए कौन सा सही जवाब है। और 3:20 प्रतिदिन क्लास दी जाती है आप, इसलिए क्लास करना ना भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करें। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है मित्रों 8 मार्च को, मतलब कि बी विल बी राइट आंसर, मतलब कि बी जो है से राइट आंसर होगा, 8 मार्च होगा, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा सही जवाब है ना। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, ठीक है।
आपके बिहार बोर्ड में ना दिवस एक और क्वेश्चन पूछता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 2014 में पूछा था, है ना। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और मूर्ख दिवस आप जानते हैं कि इसे 1 अप्रैल को और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है ना। और बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ये सब कुछ बातें जो है से आपको ध्यान रखिएगा। और एक 23 मई को मनाया जाता है क्या? जैव विविधता दिवस। तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना। और 20 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो ये सारा चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप फिलहाल 11वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे कि क्या सही हो सकता है। 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो बताइएगा। क्या 10% थी, क्या 5% थे, या 33%, 50%? यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे 15वीं लोकसभा चुनाव में कि पहले लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दें। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा महिलाओं की भागीदारी थी। तो इसका जो सही जवाब होगा मित्रों, ए ऑप्शन सही जवाब है, 10%। आप लोग बिल्कुल सही जवाब देते हैं, याद करके आप लोग रखें। भी 2012 में क्वेश्चन पूछा, हालांकि यह तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, डेट खाली 2012 गड़बड़ दिया हुआ है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? अभी हमने तुरंत फिलहाल चर्चा भी की थी इस पर, तो आपको इस प्रश्न का आंसर तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मालूम होगा। और फिर इस आंसर आप बहुत अच्छी तरह से कैसे जानते होंगे, और आप आंसर दीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि ऐसे प्रश्न का उत्तर आप जो है से बहुत बेहतरीन तरीके से आप दे पा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगे। इसलिए भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो आप बताएंगे मित्रों किस संस्था में की गई है। तो भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था जो है से किस संस्था में की गई है मित्रों? तो ये कहेगा लोकसभा में, क्या राज्यसभा में, या पंचायती राज व्यवस्था में, या राज्य विधानसभा में? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। मतलब पहला का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। ठीक है, पहला का सी ऑप्शन जो है से बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर जो है से सी ऑप्शन होगा, पंचायती राज व्यवस्था में ही 50% भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया। हमने आपको बताया है कि केंद्र सरकार ने 2009 ईस्वी में 33% से आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में बढ़ाकर 50% कर दिया। और राज्य सरकार, बिहार सरकार ने कितना किया था? 33% से 50% किया था। लेकिन किया था बिहार में जब नीतीश सरकार की सरकार थी तो 2006 ईस्वी में किया था, लेकिन केंद्र सरकार 2009 में किया था। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं जी। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों, आप ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है मित्रों वह कितना वर्ष का होता है? आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है। तो जल्द से जल्द आप लोग बताइए मित्रों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है मित्रों 5 वर्षों का होता है, यह रहा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे, कौन सा सही जवाब है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था मित्रों, आप लोग जल्द से जल्द आंसर कमेंट करिए। अभी क्वेश्चन 2019 और 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, 2021 के फर्स्ट सीटिंग में और 2019 के सेकंड सीटिंग में पूछा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड होते हैं मित्रों, और इस तरह के क्वेश्चन करना न भूलना चाहिए। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड रिपीट कर देती है। क्योंकि बिहार बोर्ड है यह चाहती है कि सब विद्यार्थी पास हो, कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है किसे यह सरकार चाहे कि जब कम से कम पास हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पास करना रहता है, इसलिए रिपीट होती है वो क्वेश्चन। इसलिए हाईलाइटेड क्वेश्चन का ध्यान दें, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस पर ध्यान दें। और बाकी तो क्वेश्चन हम करवाएंगे ही, पूछा हुआ के अलावा भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन कराने के बाद जो न पूछा हुआ है, जो पूछने वाला है
वो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, सारा क्वेश्चन करवाएंगे। जब एक वीडियो हम देते हैं उससे तो पेपर आउट हो जाता है पूरा सोशल साइंस का। आपको होगा 1 घंटा का वीडियो होगा हमारे यूट्यूब पड़ा हुआ, जो पिछले बैच वालों को हमने दिया था, वही 1 घंटा में सारा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरा कहने का मतलब ही है, ठीक है कि नहीं। कितना भी कोई दिक्कत करता है तो आप इस रोज़ क्लास कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था मित्रों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी के हुआ था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। दूसरा का तो हो गया बी 5 वर्ष, तो इसका सी ऑप्शन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया था मित्रों। एक हुआ था छत्तीसगढ़, और एक हुआ था उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, एक मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और एक हो गया था बिहार से झारखंड, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था वह हुआ था कितना, शायद 1 नवंबर के हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हुआ था अलग। और हमको लगता है कि 7 या 9 नवंबर 2000 ईस्वी का हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, है ना। तो इस सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा मित्रों। तो सब चीज़ पर ध्यान आदमी को देना चाहिए। फिलहाल अगला क्वेश्चन आप बताइए, है ना। ये सब तो लगता है डेट दिया ही है। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन हो गया? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ अलग हो गया था मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो अब जो है से फिलहाल अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, चौथा नंबर, और इसका तो सी ऑप्शन सही हो पे किया तीसरा का। चौथा नंबर का आप लोग बताएंगे सही उत्तर क्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो जल्द से आंसर कमेंट करिए। 21 है, 22 है, 18 है, 20 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो देखिए जल्द से बताइए, 8वीं अनुसूची में बताइए कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है मित्रों। याद हमारा मेरे रहेगा, याद करेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों 22 भाषा, है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषा। अब जानते हैं मित्रों कि जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची की संख्या है वो टोटल 12 है, ठीक है। जब भारत देश का संविधान बना था तो 8 अनुसूची था, लेकिन आवश्यकता के अनुसार 4 और अनुसूची बढ़ाया गया, तो टोटल कितनी अनुसूची हो गया था? 12 अनुसूची हो गया था, ठीक है। टोटल की 8 अनुसूची था। 9वां जो अनुसूची बढ़ाया गया वो बढ़ाया गया मित्रों 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन द्वारा, भूमि सुधार कानून। उसके बाद जो 10वां अनुसूची जोड़ा गया 1985 ईस्वी में संविधान के 52वां संशोधन के द्वारा। ये पहला संशोधन ही 52वां संविधान। उसके बाद 11वां अनुसूची जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 ईस्वी के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन। और जब 12वां अनुसूची जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, वो भी 1992 से 93 ईस्वी के द्वारा, है ना। तो 11वां अनुसूची था। 9वां अनुसूची जो था से उसका नाम था भूमि सुधार कानून। 10वां को दल बदल कानून। 11वां को पंचायती राज। 12वां को नगर प्रशासन, ठीक है। तो आपसे पूछता भी है कि 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से, ठीक है ना। पहले तो भाषा की संख्या 14 थी, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया? 22 भाषा हो गया, ठीक है। 8वीं अनुसूची में बात कही। तो चौथा का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। फिलहाल अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है बताइए? संघीय और अध्यक्षीय है, या संघीय और संसदीय, एकात्मक अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय? जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, कौन सा सही जवाब है बताइए बताइए बताइए। इसमें कोई हर्ज नहीं भैया। तो भारत में जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, वह है संघीय और संसदीय। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय है। तो 5वां का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन का बोलो बताइए, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो भारत में पहला नगर निगम बताओ, पटना में बना था, मद्रास से बना था, या फिर नागपुर में बना था, या फिर बम्बई में बना था? तो बताइए जल्द से जल्द आंसर कमेंट आप
कीजिए। आप जितना आंसर कमेंट करेंगे उतना ही मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं। भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था मित्रों? पटना में, मद्रास में, या नागपुर में, या बम्बई में? तो पहला नगर निगम जो बना था मित्रों मद्रास अर्थात चेन्नई बना था, ठीक है ना, मद्रास अर्थात चेन्नई बना था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मित्रों। तो चेन्नई में सबसे पहले जो है से नगर निगम की व्यवस्था किया गया था। कहाँ किया गया था मित्रों? मद्रास चेन्नई में, वही लगभग 88 में किया गया था, 1488, है ना। तो आगे देखेंगे मित्रों अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है बताइए, जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु बताइए क्या है मित्रों, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? जल्द से आप आंसर कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर है मित्रों 18 वर्ष, ठीक है ना, 18 वर्ष। जानते हैं पहले 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार था, लेकिन संविधान के 61वां संशोधन किया गया था 1989 ईस्वी में। संविधान के 61वां संशोधन कब हुआ था? 1989 ईस्वी, जिसके तहत 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष उम्र कर दिया गया था वोट देने का अधिकार, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को ऊपर ध्यान देते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था मित्रों? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, या 26 अगस्त 1950? तो भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? तो आप ध्यान दे सकते हैं, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। संविधान बनकर कर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसको गणतांत्रिक संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर, बताएंगे। अगर पूरा डिटेल जानना चाहते हो तो जानिए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को देश की संविधान जो है संविधान सभा का गठन हुआ था, और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बाद संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1946 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, सॉरी 46 नहीं 1949 ईस्वी। 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान अपने देश का जो है क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है। इस बात को दें। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, जिसको स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस। 9वां क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है बताइए। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? क्या न्याय मित्र होता है, क्या ग्राम सेवक होते हैं, क्या महापौर होते हैं, सरपंच होते हैं? तो ग्राम कचहरी के जो प्रधान होता है वह होता है महापौर, या सरपंच, या न्याय मित्र, या ग्राम सेवक। तो 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग जल्द से जल्द जवाब दें। अच्छा, आप लोग जैसे जल्द ही जवाब दे देते ना, ऐसे प्रश्नों को देर ना करें ना, यही ना बोल रहे हैं। तो ठीक है, 5 सेकंड ऐसे प्रश्नों का टाइम देंगे, ठीक है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि सरपंच के साथ बहुत सारे पंच साहब जी रहते हैं, जो कि पंच की चुनाव 500 की जनसंख्या पर होती है, लेकिन सरपंच की चुनाव 7000 की जनसंख्या पर होती है। जैसे कि मुखिया का चुनाव 7000 की जनसंख्या पर होती है। अगर पंचायत समिति की बात बोलूँ तो 5000 की जनसंख्या पर होती है। अगर जिला परिषद की बात बोलूँ तो 50,000 की जनसंख्या पर होती है, ठीक है। अगर वार्ड सदस्य की बोलूँ तो 500 की जनसंख्या पर होती है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। महापौर तो बोला जाता है, नगर निगम के जो प्रधान होता है उसको महापौर बोला जाता है ना, या फिर मेयर बोला जाता है भी है, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है मित्रों? तो आप जल्द से आंसर कमेंट करें। 7 है, 9 है, 8 है, 10 है। तो आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है।
तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? पहले जानते हो ये सब ग्राम पंचायती गठन करने के बाद अनुच्छेद 40 में कहा गया था। तो यह तो क्या था? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। मानव चाहे न मानव ये आपका धर्म है, ठीक है ना, अनुच्छेद 40 में था। लेकिन इसी को एकदम संवैधानिक मान्यता देने के लिए ना, संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में 73वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था किया गया, और 74वां संशोधन के द्वारा नगर प्रशासन, जिसको नगर पालिका बोला जाता है, उसका गठन किया गया। नगर प्रशासन नगर पालिका के द्वारा 3 तरह की व्यवस्था है, एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद और एक हो गया नगर निगम। उसी प्रकार से पंचायती राज में 73वां संशोधन के द्वारा जो आया उसमें कौन कौन है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर जिला प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत समिति मिल करके प्रमुख का चुनाव करते हैं और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। प्रमुख जो होता है सब ब्लॉक का किंग होता है, और इसका कार्यकारी पदाधिकारी होता है BDO, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां, ठीक है। 74वां कब होगा मित्रों? जब नगर प्रशासन यहाँ रहता, पंचायती राज की जगह, या नगर पालिका रहता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? क्या राजस्थान में, क्या पंजाब में, क्या उत्तर प्रदेश में, या बिहार में? तो भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी मित्रों? जल्दी से जवाब दीजिए। तो भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई मित्रों? तो राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में सबसे पहले शुरुआत किया गया था, लागू किया गया था। बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश पर यह त्रिस्तरीय अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पर काम करती है, जो कि मैंने बताया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। आपको हम प्रतिदिन पढ़ा के बोल के इसी याद करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है ना। देखिए पंजाब जो है ना, पंजाब से पहले अटकल दर लगता है, क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल फैक्ट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे राज्य से पहले, नाम से पहले अटकल दर नहीं लगता है, लेकिन पंजाब से पहले अटकल दर लगता है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है? तो उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, या चंडीगढ़ है, या केरल है? तो आपके सामने जो है ऑप्शन प्रस्तुत किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपको तो पता ही होगा ना यार। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? टेरिटोरियल बताइए ना भैया, कौन है? टेरिटोरियल यूनियन कौन है? बताइए ना जल्दी। तरीके से उत्तराखंड एक मामूली सी राज्य है, छत्तीसगढ़ भी एक क्या है राज्य, चंडीगढ़ है भाई टेरिटोरी, केरल भी जो एक स्टेट है। तो चंडीगढ़ हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। आपका चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव है ना, दमन दीव है जो है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव, दादर नगर हवेली, ठीक है। और लक्षद्वीप भी है, और उसके बाद देखेंगे तो पुदुचेरी भी है, और क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। उसके बाद फिर दिल्ली है, उसके बाद फिर लद्दाख है, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर भी है ना। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका है, भारत है, कनाडा है, या इनमें से सभी है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका भी है, भारत भी है। तो अमेरिका, भारत है ये, और इनमें से सभी है, तो फिर कनाडा भी हो सकता है। तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये 2013 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2019 से भी, 2020 से भी, 2021। बताइए कितना दम पूछता है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बताइए कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? क्या लिखित संविधान, क्या शक्तियों के विभाजन, क्या खाली शासन व्यवस्था, या सर्वोच्च न्यायालय? तो संघ राज्य की विशेषता जो नहीं है वो बताइए जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तो जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, आप देख सकते हैं मित्रों कि लिखित संविधान हो सकता है या नहीं, शक्तियों के विभाजन हो सकता है कि नहीं, एक हरी शासन व्यवस्था हो सकती है कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय हो सकते नहीं। बताओ भाई, हमारा देश तो संघ राज्य की है नहीं, संघ राज्य है, तो बताइए क्या लिखित संविधान है हमारे देश में? तो है,
तो इस पूछ रहा है कि नहीं वाला। शक्तियों के विभाजन है तो है भाई, केंद्र सरकार पर भी है, राज्य सरकार भी है, पंचायती राज की व्यवस्था भी है, तो शक्तियों का तो विभाजन है, ये भी है। सर्वोच्च न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, क्या है, दोहरी शासन व्यवस्था है। ठीक है, केंद्र स्तर पर भी शासन चलती है और राज्य स्तर पर भी चलती है, मतलब शक्तियों के विभाजन है, इसलिए खरी शासन व्यवस्था गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है, तो एक खरी शासन व्यवस्था है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन की। और 16वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, बोलिए। दल बदल कानून किस पर लागू होता है मेरे प्यारे मित्रों, बताइए। स्वाहा पुण्य बुरा। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, बताइए। सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, या उपराष्ट्रपति पर, या इनमें से सभी, बताइए। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और बिहार बोर्ड में टॉपर आ जाओ कहानी उसे को कहते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से भी। हमने अभी जस्ट बताया था मित्रों कि संविधान के 52वां संशोधन जो हुआ था 1985 ईस्वी में, है ना, जिसके द्वारा दल बदल कानून को लाया गया था मित्रों। और दल बदल कानून एक ऐसा कानून होता है जो सांसदों और विधायकों पर लगाया जाता है। सांसद को बोलते हैं एमपी और विधायकों को बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के सदस्य को कहते हैं विधायक। ठीक है, तो सांसदों और विधायकों पर लगाया जाता है कानून, ठीक है ना, दल बदल कानून के द्वारा। पहले बहुत लोग जो होता था एक दल में दूसरे, एक दल से दूसरे दल में चल जाता था। अब इस कानून के द्वारा अगर आप एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, मतलब आप विधायक के सीट से जीतल हैं तो आप विधायक नहीं रहिएगा, सांसद के सीट से जीते हुए हैं तो सांसद आप नहीं रहिएगा। ठीक है, एक आम नेता बन जाइएगा। तो इसलिए 16 के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आदत देख रहे, राष्ट्रपति का वेतन जानते हो 5 लाख रुपया है, उपराष्ट्रपति कितने वेतन है 4 लाख रुपया है, 2-4 लाख मांग लेना तो हूँ। ठीक है, चलिए 17 नंबर, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, बताइए। अभी हमने बताया था ना कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो चलो पटना नगर निगम रहो चाहे गया नगर निगम रहो, इससे हमको क्या मतलब है, बताओ ना, है कि नहीं। नगर निगम की तो बात है। तो पटना नगर निगम के जो प्रधान है उसको कहा जाता है महापौर। अगर मेयर ऑप्शन में रहेगा तो मेयर भी होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो पटना नगर निगम की जो स्थापना हुआ था सबसे पहले हुआ था बिहार में, सबसे पहले 15 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था, सबसे पहले पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला देखिएगा 18वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, क्या समता का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है से अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में है, अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है ना, मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता दिए। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया हमारे भारतीय संविधान जो है से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और स्वतंत्र। अब जानते हैं कि 12 में जो है से प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि अनुच्छेद 12 के तहत कि मौलिक अधिकार देने का। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की व्यवस्था किया गया है। अल्पीकरण कहने का मतलब हुआ स्वतंत्रता का अधिकार आपको क्या है कि देश के किसी भी कोना में घूमने की स्वतंत्रता है। तो क्या मतलब कि आप किसी के सोए हुए रहेगा तो उसके बेडरूम में घुस जाइएगा, ये तो गलत है। तो अल्पीकरण की व्यवस्था किया गया है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, एक लिमिट होती है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है ना, आप हद नहीं पार करेंगे। ठीक है, अल्पीकरण के। फिर 14 से लिखा गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में बात बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, 18 के बी ऑप्शन जो है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। ठीक है ना, 14 से 18 में ही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20 में है, 19 से 22 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो लिच्छवी गणतंत्र जो है से कहाँ है, आप लोग जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें, जल्दी से जल्दी बताइएगा लिच्छवी गणतंत्र कहाँ है भाई। ऑप्शन दे दिया गया है। तो जो लिच्छवी गणतंत्र है मित्रों बिहार में है कि राजस्थान है कि महाराष्ट्र में कि त्रिपुरा है। तो जो लिच्छवी गणतंत्र है मित्रों वह है बिहार में। कहाँ है मित्रों, बिहार में। बिहार में आप जानते हैं कि सबसे पहले लिच्छवी गणतंत्र जो था ये प्राचीन काल से ही बिहार में था। बिहार में एक जगह है
वैशाली जिला। कहाँ पर है? वैशाली जिला। तो वैशाली जिला में जो है यहाँ के राजा विशाल थे। वहाँ पे समांतर स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था रखते थे। और समांतर स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था को हम कहते हैं कि एक तरह की क्या है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गणतांत्रिक व्यवस्था है। तो इसीलिए वहाँ पे जो है से कहा गया है कि गणतांत्रिक व्यवस्था प्राचीन काल से ही था। ठीक है, तो बिहार में वैशाली जिला पड़ता है। तो 19 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सा नहीं है? तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो क्या ग्राम पंचायत है, क्या पंचायत समिति है, जिला परिषद या नगर निगम? तो बताइए पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो क्या ग्राम पंचायत, क्या पंचायत समिति या फिर जिला परिषद या नगर निगम? जल्दी से आंसर कमेंट करें। पंचायती राज की बात किया गया है, न कि नगर पालिका या नगर प्रशासन की। तो बोलो पंचायती राज में कौन कौन आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। पंचायत समिति पे त्रिस्तरीय में आता है, पंचायती राज में जिला परिषद भी आता है। तो तीनों आता है, तो इसका मतलब पढ़ रहा है कि कौन नहीं आता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है भैया? तो नगर निगम है। क्या है? नगर निगम होगा, इसलिए 20 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सत्ता में सदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, या देश की एकता को कमजोर करती है, या फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसका सही जवाब दीजिए। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द आंसर कमेंट करिए। आपको सोचने का टाइम दे रहे हैं 10 सेकेंड का। ठीक है, बड़ा है तो 12 सेकेंड ले लो, है ना। तो इसका सही जवाब है मित्रों कि सत्ता में सदारी का सही है क्योंकि ये विविधता को अपने में समेट लेती है, ये भी बात हो सकती है। देश की एकता को कमज़ोर करती है, गलत है। फैसले लेने में देरी करती है, वो तो होता है भाई। सत्ता में सदारी है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इस सब ऑप्शन में डी जो है सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव कम करती है, क्योंकि साझेदारी किया जाता है ताकि टकराव कम हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्द से जल्द आंसर कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो बताइए दूसरा स्तर कौन है? क्या ग्राम पंचायत है, क्या जिला पंचायत है, या पंचायत समिति है, या नगर पालिका है? हमने पंचायती राज व्यवस्था का तीनों स्तर का मैंने नाम लिया था स्टार्टिंग से, लोएस्ट पॉइंट से टॉप पोजीशन तक। बताइए कौन है तीसरा स्तर मिडिल में? जिसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों जिला थी पंचायत समिति, सी ऑप्शन। हमने बताया था कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो है बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय चुनाव का गठन किया गया है, त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया है, जो कि ग्राम स्तर पर क्या है, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो मिडिल में क्या हो गया? पंचायत समिति, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पूछा भी है दूसरा स्तर, तो पहला दूसरा, दूसरा तो पंचायत स्तर होगा। चलिए पंचायत समिति होगी। 23वां नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन से संविधान अधिनियम द्वारा भारत पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया? बताइए कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया? तो बोलो त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? त्रिस्तरीय नहीं पता चल रहा तो बोलो पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा है? अच्छा ऐसा बात सर, तब तो पकड़ ही लिए। तो आप आंसर कमेंट कीजिए ना, जल्दी कर नहीं रहे हैं सर। 73वां है और क्या है? ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब दिया। 24वां नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? बताइए नगर निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? कौन है बताइए? कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? क्या मकान कर, क्या आय कर, या जल कर, या शौचालय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों इनकम टैक्स, मतलब आयकर। ठीक है ना, ये सरकार लेती है, ये नगर निगम में छोटा सा स्तर होती है। तो मकान पर आप टैक्स लगा सकते हैं, जल पर लगा सकते हैं, शौचालय पर, लेकिन आप इनकम टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 25वां, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? व्यवस्थापिका सभा कौन है? व्यवस्था करने वाला। तो बोलो पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन है? ग्राम सभा है, ग्राम रक्षा दल, या ग्राम कचहरी है? बताइए 25 का ऑप्शन कौन सही है?
तो जो व्यवस्थापिका सभा है मित्रों ग्राम सभा है, ठीक है ना। ग्राम सभा लगाई जाती है, इसमें लोग आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, ठीक है ना। सारा चीज़ की व्यवस्था की जाती है। ग्राम रक्षा दल एक पंचायत का एक पुलिस दल होता है, ठीक है। और ग्राम कचहरी एक प्रकार के गांव में कोर्ट होता है, ठीक है ना। इसके प्रधान, ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या बोलते हैं? ग्राम कचहरी के प्रधान को बोला जाता है सरपंच बोला जाता है। और ग्राम रक्षा दल के सदस्य 18 से 30 साल के व्यक्ति होता है बीच का, जिसके जो मुख्य होते हैं दलपति जी होते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही जवाब है? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस अनुच्छेद में? तो हमने बताया था मित्रों कि स्थानीय स्वशासन पहले किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 40 में था, जो कि एक नीति निर्देशक तत्व था। लेकिन संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में 73वां संशोधन किया गया 1992 से 93 में, और पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और 11वां अनुसूची जोड़ा गया। 12वां अनुसूची जोड़ा गया 74वां संशोधन 1992 93 में, और यह जो अनुसूची 74वां जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वां अनुसूची जोड़ा गया, ठीक है। टोटल संविधान में 12 अनुसूची है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, ठीक है। 27वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में बतलाइए, मुकदमे जो सुलझाए जाते हैं, क्या वो दीवानी मामले का, क्या फौजदारी मामले का, या फिर दोनों मामले का, ठीक है। बताइए, जल्दी आंसर कमेंट करें। तो ग्राम कचहरी में मुकदमा जो सुलझाया जाएगा वो दीवानी मामले का भी सुलझाया जाएगा और फौजदारी मामले का भी सुलझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक अथी रहता है, लिमिट रहता है कि 1000 तक ही आप जैसे मामला को आप सुनवाई कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, ठीक है। दंड देने का प्रावधान हो सकता है। तो ग्राम कचहरी तो सी ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, इसका तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन, दीवानी मामले भी और फौजदारी मामले भी होती है, ठीक है। फौजदारी लूटपाट लड़ाई झगड़ा है ना, ये सब चीज़ें। दीवानी मामले होती है जैसे कोई प्रकार की केस हो जाती है, दहेज वाला हो गया, चाहे फिर ज़मीनी विवाद हो गया, ये सब तो मामले सुलझाया जा सकता है सरपंच साहब। 28वां क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको तो बताएंगे यह है मित्रों कि बिहार में अगर बात करूँ तो पटना में, अगर भारत में बात करूँ तो मद्रास चेन्नई में। पटना में कब हुआ था? 15 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। 15 अगस्त 1952 को सबसे पहले नगर निगम की व्यवस्था की। 29वां क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन में आपको दिया गया है, आपको जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है मित्रों वह राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं संवैधानिक अध्यक्ष। तो यह राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है ना। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जो है से फांसी की सज़ा को माफ़ करने का प्रावधान है। फांसी की सज़ा माफ़ कर सकती, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता। तो देखिए, इसी तरह से 3:20 पे प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और दोस्तों के जोड़े, आप लोग बहुत कम लोग जो है से जग पाते हैं। मेरा जगाना काम है 3:20 पे। आप लोग जग के पढ़िए, नहीं तो बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सिलेबस रहती है, आपको एक से एक चीज़ पढ़ना होता है। इसलिए रोज़ से रोज़ पढ़िए, नहीं तो फिर आपको लोड हो जाएगा, तो लोड हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप रोज़ 20 से 25 मिनट, 30 मिनट टाइम दीजिए, 15 मिनट टाइम दीजिए, आपको जो है से एक आपको एक गुलाब के फूल बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो ठीक है, आप पढ़िए, ये ना कि सो जाइएगा अब, ठीक है ना, पढ़िएगा, ठीक है।